दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए आज की वीडियो में प्रस्तुत है शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति खंड के अंतर्गत उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, यूजीसी की भूमिका और संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शिक्षण और शोध अभिवृत्ति खंड के अंतर्गत भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका। सबसे पहले आइए जानते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के बारे में। दोस्तों, यूजीसी देश में अनुदान प्रदान करने वाला एकमात्र ऐसा अनूठा अभिकरण है जिसके अंतर्गत दो उत्तरदायित्व हैं। पहला तो निधि उपलब्ध कराना यानी फंड उपलब्ध कराना, और दूसरा उच्च शिक्षण संस्थानों में परस्पर समन्वय, निर्धारण और मानकों का अनुरक्षण करना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिदेश में किन चीज़ों को शामिल किया गया है उनको आइए देख लेते हैं। इसमें पहला तो ये है विश्वविद्यालयी शिक्षा को प्रोन्नत और उसका समन्वय करना। विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षाओं और अनुसंधान के मानकों को निर्धारित और अनुरक्षित करना। शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर विनिमय तैयार करना और विश्वविद्यालयी और महाविद्यालयों में अनुदानों का संवितरण करना। इसके अलावा दोस्तों, संघ और राज्य सरकारों और उच्च शिक्षा संस्थानों के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सेवाएं प्रदान करना और विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार लाने के लिए जो उपाय आवश्यक हैं उनके विषय में केंद्रीय और राज्य सरकारों को परामर्श देना। तो आप जान लीजिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोस्तों विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो है संस्था है। ये निधि उपलब्ध कराता है। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों में परस्पर समन्वय स्थापित करता है। कुछ परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय जो है, तो आप जान लीजिए, ये महाविद्यालयों को संबद्ध करते हैं और परीक्षा कराते हैं। भारत में अधिकतर विश्वविद्यालयों का पोषण कैसे होता है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के द्वारा। भारत का पहला ओपन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये है आंध्र प्रदेश में, जो कि अब तेलंगाना राज्य में है। और विश्वविद्यालय जो अपने निजी चैनल से अंतरक्रिया संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम दर्शाता है, तो ये है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी युग्नू इग्नू। ये ऐसा विश्वविद्यालय है जो अपने निजी चैनल से इंटर डिसिप्लिनरी जो शैक्षिक कार्यक्रम हैं उनको दर्शाता है। यूजीसी के बारे में इतना संक्षेप में जानने के बाद आइए जानते हैं यूजीसी की भूमिका और इसका संगठन किस तरह से है। तो डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1953। दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया था, वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम से एक सांविधिक संगठन बन गया है। और यूजीसी अधिनियम की धारा 12 ये उपबंध करती है कि आयोग संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श करके विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन और समन्वय और शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानदंड को बनाए रखने के लिए वे सभी कदम उठाएगा जो वो आवश्यक समझता है। इसके अलावा दोस्तों, ये शिक्षण और अनुसंधान, शिक्षण के साथ अनुसंधान में आयोग द्वारा विस्तार को तीसरे आयाम के रूप में जोड़ दिया गया है। और अपने कार्यकरण के निष्पादन के लिए आयोग का क्या कार्य है, तो आप जान लीजिए दोस्तों, आयोग की निधियों में से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुरक्षण और विकास के लिए अनुदान का आवंटन और संवितरण कर सकता है। विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ज्ञान की उच्चतर संस्थाओं को परामर्श देता है। अधिनियम के अनुरूप नियम और विनियम तैयार करता है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 की धारा 18 के अनुसार आयोग जो है विहित प्रारूप विहित प्रकार से पिछले वर्ष के दौरान इसकी गतिविधियों का सटीक और संपूर्ण वितरण देते हुए एक वर्ष में एक बार एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और इसकी प्रतियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाता है और इसे दोनों सदन के सभापटल पर रखेगा।
इसके अलावा दोस्तों वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, जिसका पूर्ण रूप काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों CSIR का गठन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में 1942 में किया गया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के क्षेत्र में सरकार इस संस्था के माध्यम से कार्य करती है और इसे विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके जो प्रमुख कार्य हैं उनको जान लेते हैं। दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित या उसी के पैरेलल जो वैज्ञानिक शोध के लिए संस्था है वो CSIR है। CSIR का जो कार्य है देश में विज्ञान और उद्योगों से जुड़े अनुसंधान को प्रोत्साहन और उनका विकास करना, रिसर्च फेलोशिप की व्यवस्था करना और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधानों के लिए उपयुक्त प्रयोगशाला और कार्यशालाओं का गठन। तो एक तरह से UGC जो है वो सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में और CSIR जो विज्ञान है उनके क्षेत्र में विकास और अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। आइए देखते हैं इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च यानी ICSSR के बारे में। तो दोस्तों ICSSR का गठन जो है केंद्र सरकार या भारत सरकार द्वारा ये 1969 में किया गया था। ये देश में विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में किए जाने वाले अनुसंधानों को प्रोत्साहन देने वाली एक अग्रणी संस्था है। संगठनात्मक ढांचा जान लेते हैं दोस्तों, इसका कैसा होता है, यानी UGC का संगठनात्मक ढांचा। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयोग में एक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 10 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष पद के चयन के लिए व्यक्ति केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार का अधिकारी नहीं होना चाहिए और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुल सदस्यों में से दो सदस्यों का चयन केंद्र सरकार के अधिकारियों में से किया जाता है और कम से कम 4 सदस्यों का चयन विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से किया जाता है। शेष सदस्यों का चयन कहाँ से किया जाता है? ऐसे क्षेत्र से जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वानिकी अथवा उद्योग में ज्ञान या अनुभव हो, जो अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग, विधिक, चिकित्सा या अन्य किसी प्रतिष्ठित पेशे के सदस्य हों और जो विश्वविद्यालय के उपकुलपति हों अथवा जो विश्वविद्यालय के शिक्षक न हों परंतु केंद्र सरकार के मत में प्रतिष्ठित शिक्षाविद हों और जिनकी उच्च अकादमिक योग्यता हो। दोस्तों UGC या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने जो कार्य है कई क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से करती है। UGC ने महाविद्यालय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न स्कीम कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली और बेंगलुरु में 7 क्षेत्रीय कार्यालय जो रीजनल कार्यालय हैं वो स्थापित किए हैं। उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय का प्रचालन 35 फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली में स्थित UGC कार्यालय से किया जाता है और जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनसे संबद्ध राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि ये किस तरह से इनका संचालन किया जाता है। यहाँ पर ये पूरी सूची आपके सामने उपस्थित है और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कैसे जो है UGC अपने क्षेत्रीय कार्यालयों का पूरे भारत में कैसे संचालन करती है। देखिए दोस्तों, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है SERO यानी साउथ ईस्ट रीजनल ऑफिस, ये हैदराबाद में है। 20 सितंबर 1994 को इसकी स्थापना की गई थी और इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी राज्य कवर किए जाते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय पुणे में है। 11 नवंबर 1994 को स्थापित किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव इसके अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय भोपाल में है। 1 दिसंबर 1994 को इसकी स्थापना की गई और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इसके अंतर्गत शामिल हैं, यानी केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत। देखिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी में 1 मई 1995 को स्थापित किया गया। असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ये उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आते हैं। ईस्ट रीजनल ऑफिस जो कि पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। 3 सितंबर 1996 को इसकी स्थापना की गई और इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड राज्य शामिल हैं। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय यानी साउथ वेस्ट रीजनल ऑफिस, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है
और ये 25 अप्रैल 1999 को दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया। सिक्किम, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप इसके भाग हैं। और उत्तर क्षेत्रीय कॉलेज ब्यूरो दोस्तों ये दिल्ली में 25 सितंबर 2001 को स्थापित किया गया। और जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड ये उत्तरी क्षेत्रीय कॉलेज ब्यूरो के अंतर्गत शामिल हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा और साहित्यिक चोरी की रोकथाम के प्रोत्साहन विनियमन जो है विनियम 2018 क्या है इसको जान लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान का कार्य कि ये उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जो अकादमिक सत्यनिष्ठा है उसके लिए और साहित्य की चोरी के रोकथाम को प्रोत्साहन के लिए एक विनियम है 2018 का। इसमें मामला ये होता है कि शोध पत्र, शोध निबंध के दायित्वपूर्ण आचरण, अकादमिक सत्यनिष्ठा के प्रोत्साहन के प्रति जागरूकता पैदा करना, छात्र, शोधकर्ता और कर्मचारी वर्ग में अकादमिक लेखन में साहित्यिक चोरी और सहित कदाचार से बचाव करना इस विनियम का उद्देश्य है। इसके अलावा दोस्तों शिक्षण और प्रशिक्षण के जरिए संस्थानात्मक तंत्र स्थापित करना जिससे शोध पत्र, शोध निबंध, अकादमिक सत्यनिष्ठा और साहित्यिक चोरी के निवारण में प्रोन्नति हो सके। इसके अलावा साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए जो पद्धतियां हैं उसको विकसित करना, साहित्यिक चोरी से बचाव के लिए रचना तंत्र की स्थापना करना और उच्चतर शिक्षा संस्थान के छात्र, संकाय, शोधकर्ता या कर्मचारी को साहित्यिक चोरी का कृत्य करने पर दंडित करना, ये इस विनियम के प्रमुख उपबंध हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए शोध प्रबंध जिसको थेसिस कहते हैं, शोध निबंध यानी डिसर्टेशन, इसको प्रस्तुत करने के मामले में साहित्यिक चोरी। तो दोस्तों संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा नाम सूची IAIP साहित्यिक चोरी की गंभीरता पर विचार कर दंड आरोपित करेगा। और स्तर 0 जो है वो 10% तक समानताएं, थोड़ी बहुत समानताएं होने पर कोई दंड नहीं है। प्रथम स्तर 10% से 40% तक की समानताओं में ऐसे छात्रों को अधिकतम 6 माह की विनिर्धारित अवधि के भीतर संशोधित आलेख जमा करने को कहा जाएगा। द्वितीय स्तर 40% से 60% तक की समानताओं में है और ऐसे छात्रों को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित आलेख जमा करने से वंचित किया जाएगा। और तृतीय स्तर 60% से अधिक समानताओं की बात है तो ऐसे छात्र के उस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण को रद्द कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा एक विनियम और है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों का श्रेणीकरण विनियम 2018। तो इसमें दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान समय समय पर विस्तृत दिशा निर्देशों के माध्यम से विश्वविद्यालयों को अधिसूचित जो सब सेक्शन हैं और 1, 2 और 3 में निर्धारित मानदंडों के आधार पर 3 श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करेगा। इसमें श्रेणी 1 का विश्वविद्यालय कौन होगा? तो दोस्तों श्रेणी 1 का विश्वविद्यालय वो होगा यदि उसे NAAC द्वारा 3.51 अथवा अधिक अंकों द्वारा प्रत्यायित किया गया हो अथवा उसने UGC द्वारा सूचीबद्ध प्रतिष्ठित प्रत्यायित एजेंसी के द्वारा समान प्रत्यायन या ग्रेड अंक प्राप्त किया हो अथवा उसे टाइम्स हायर एजुकेशन अथवा QS की प्रतिष्ठित विश्व रैंकिंग के अधिकतम 500 में से रैंक दिया गया हो तो वो प्रथम श्रेणी का विश्वविद्यालय होगा। द्वितीय श्रेणी के विश्वविद्यालय ये उसे NNAC द्वारा 3.26 अथवा 3.5 तक के अंक प्रत्यायित किया गया हो, उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध प्रतिष्ठित प्रत्यायित एजेंसी के द्वारा समान प्रत्यायन या ग्रेड अंक प्राप्त किया हो। इसी तरह श्रेणी 3 का विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कोई भी विश्वविद्यालय श्रेणी 3 में आएगा यदि वह श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के अधीन नहीं आता है। नेशनल असेसमेंट एंड एसर्डिटेशन काउंसिल NAAC क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्य योजना 1992 के सुझावों के आधार पर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता मूल्यांकन की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1994 में एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में NAAC यानी NAC का गठन किया गया और ये उच्च स्तरीय अधिगम संस्थानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विभिन्न आयोगों और उनके कार्यक्रमों के मूल्यांकन की दिशा में कार्य करता है। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग MPhil PhD डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया, ये द्वितीय संशोधन विनियम है। तो ऐसे विनियम
ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू होंगे जो किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हैं, और ऐसे प्रत्येक संबद्ध विश्वविद्यालय पर जो उक्त अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत मानित विश्वविद्यालय संस्थान हैं। इसके अलावा ये विनियम सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू माने जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और विनियम है जो यूजीसी द्वारा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख रखाव हेतु उपाय संबंधी विनियम 2018 हैं। तो इनके बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एमफिल पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक प्रक्रिया। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एमफिल पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिए न्यूनतम मानक प्रक्रिया विनियम 2016 और समय समय पर इसमें किए गए संशोधन या कोई भी मामला हो उसके अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो को किसी भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्थान में सहायक आचार्य या समकक्ष पद पर भर्ती या नियुक्ति के लिए एनईटी, एसएलईटी या सीटी की न्यूनतम पात्रता शर्त अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि आगे दिनांक 11 जुलाई 2009 से पूर्व एमफिल पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन मौजूदा अध्यादेश, उपनियम, विनियम के उपबंध द्वारा अभिशासित होगा। और ऐसे सभी पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को इन शर्तों को पूरा करने के लिए दोस्तों जो है कुछ अपेक्षाओं से छूट दी जाएगी। पहला तो ये है कि अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई हो। पीएचडी शोध प्रबंध कम से कम 2 बाह्य परीक्षकों द्वारा प्रदान किया गया हो। पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो। अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य को 2 अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिसमें से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो। और इसके अलावा अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आईसीएसएसआर और सीएसआईआर अथवा ऐसी किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित वित्त पोषित सहायता प्राप्त सम्मेलन, विचार गोष्ठी यानी सेमिनार में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम 2 पत्रों को प्रस्तुत किया हो। इसके अलावा दोस्तों आप जान लीजिए कि इन शर्तों को पूरा करने संबंधी विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष द्वारा अधिप्रमाणित किया जाए। उन पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थियों को 5% यानी 55% से कम करके 50% अंक की छूट प्रदान की जाएगी जिन्होंने 19 सितंबर 1991 से पूर्व निष्णात उपाधि प्राप्त की है। एक संगत ग्रेड जिसे उस स्तर पर 55% के समरूप माना जाता है जहां कहीं भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर ग्रेडिंग पढ़ाई लागू हो को भी वैध माना जाएगा। और आचार्य के पद पर नियुक्ति और पदोन्नति के लिए पीएचडी की उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी। सह आचार्य के पद पर नियुक्ति और पदोन्नति के लिए पीएचडी की उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य या चयन ग्रेड शैक्षणिक स्तर 12 के पद पर पदोन्नति के लिए पीएचडी की उपाधि की अनिवार्य अर्हता होगी। और लेटेस्ट है कि 1 जुलाई 2021 से विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी। और कोविड-19 के कारण उपर्युक्त अनिवार्यता में 2 वर्ष की छूट दी गई है। अब ये व्यवस्था 1 जुलाई 2023 से लागू होगी। अब आइए देखते हैं दोस्तों अखिल भारतीय शिक्षा परिषद यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको हम कह सकते हैं कि AICTE। दोस्तों ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, इसके उच्च शिक्षा विभाग के अधीन तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली अग्रणी संस्था है। नवंबर 1945 में इस परिषद का गठन यूजीसी की एक सलाहकार संस्था के रूप में हुआ था। उसके बाद AICTE अधिनियम 52 के तहत 1987 में एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और ये संस्था भारत में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के नियोजन और सहयोगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों का स्नातक और परास्नातक स्तर की विभिन्न श्रेणियों में मूल्यांकन भी करती है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एमफिल पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2016 है
और एमफिल पाठ्यक्रम को कम से कम कुल 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिंदु मानक पर बी ग्रेड प्राप्त कर सफलतापूर्वक एमफिल उपाधि प्राप्त करने वाले, और जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समतुल्य ग्रेड अभ्यर्थी शोध कार्य करने के पात्र होंगे, जिससे वे उसी संस्थान में समेकित पाठ्यक्रम के अंतर्गत पीएचडी उपाधि अर्जित कर सकें। एमफिल पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि लगातार 2 सेमेस्टर 1 वर्ष और लगातार अधिकतम 4 सेमेस्टर 2 वर्ष होगी। इसके अलावा पीएचडी पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम 3 वर्ष की होगी, जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य भी शामिल होगा, और अधिकतम अवधि 6 वर्ष की होगी। महिला अभ्यर्थियों को थोड़ी सी छूट है। महिला अभ्यर्थी और निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता 40% से अधिक हो, उन्हें एमफिल में 1 वर्ष की और पीएचडी के लिए अधिकतम 2 वर्ष की छूट प्रदान की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त महिला अभ्यर्थियों को एमफिल और पीएचडी की समग्र अवधि में एक बार 240 दिनों का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जा सकता है। लास्ट में आइए देखते हैं दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी 2020 के बारे में। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020, ये 1986 की शिक्षा नीति के स्थान पर 34 वर्षों के बाद लाई गई 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व के आधार स्तंभों पर निर्मित यह नीति सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे से जुड़ी हुई है। इसका उद्देश्य स्कूल और कॉलेज दोनों की शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाकर भारत को जीवंत ज्ञान, समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में परिणित करना है। और ये नीति प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर की अनूठी क्षमताओं को बाहर लाने, नैतिक मूल्यों को बढ़ाने, तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने, अनुसंधान की संस्कृति को प्रोत्साहित करने और भारत के प्रति सुदृढ़ता और गरीब को पढ़ाने पर भी जोर देती है। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो दोस्तों आप जान लीजिए कि नई शिक्षा नीति में प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सभी स्तरों पर स्कूली शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने पर बल देती है। 2030 तक स्कूली शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 100% करने का लक्ष्य है, और इस नीति के द्वारा स्कूल से वंचित 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य जोर प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा पर है, जिसमें शिक्षा पाठ्यक्रम की 10+2 संरचना को 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना, जो क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 के तदनुरूप है, वहां से प्रतिस्थापित किया जाना है। 3 से 6 वर्ष आयु का समूह जो अब तक शामिल नहीं रहा है, उसको भी स्कूल पाठ्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके अलावा नई प्रणाली में 3 वर्षों की आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ 12 वर्षों की स्कूली शिक्षा, 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए एनसीईआरटी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम योजना जो है दोस्तों शिक्षण पद्धति संबंधी रूपरेखा विकसित करेगा। और इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि कम से कम कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक और उसके आगे जहाँ तक संभव हो शिक्षा के माध्यम भाषा के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया गया है। स्कूल और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर त्रिभाषा यानी 3 भाषाई फार्मूला में होने वाले छात्रों की संस्कृति का विकल्प प्रदान किया जाएगा। साथ ही अन्य भाषाएं और साहित्य में भी विकल्प के रूप में होंगे। किसी छात्र पर कोई भाषा लादी नहीं जाएगी। नई शिक्षा नीति एक भारत श्रेष्ठ भारत के पहल के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के बीच कभी भी भारत की भाषाएं पर मजेदार परियोजना गतिविधि में भाग लेंगे। माध्यमिक स्तर पर कई विदेशी भाषाएं भी प्रस्तावित की जाएंगी और ISL यानी साइन लैंग्वेज जो भारतीय संकेत भाषा है, इसका पूरे देश में मानकीकरण किया जाएगा और बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्रियां बनाई जाएंगी। शैक्षणिक प्रशासक अथवा शिक्षण एजुकेटर होने के लिए बहुउद्देशीय आवधिक प्रदर्शन के मूल्यांकन और प्रगति के लिए क्रियाविधि के साथ प्रोन्नतियां मेधा के आधार पर होंगी। और दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उच्चतर शिक्षा में क्या है कि NEP ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है हमारा, ये उच्चतर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा सहित सकल नामांकन को क्या है 2035 तक बढ़ाकर 50% करना है। और इसके अलावा विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों से अर्जित अकादमिक क्रेडिट के डिजिटल भंडारण के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी।
ताकि अंतिम डिग्री अर्जित करने के लिए इन्हें स्थानांतरित करके गणना की जा सके। और उच्च शिक्षा संस्थानों को उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक वचनबद्धता का प्रमाण देने वाले बृहद संसाधनों से लैस जीवंत बहुविधायी संस्थाओं के रूप में परिवर्तित किया जा सकेगा। दोस्तों, चिकित्सा और शिक्षा या चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर सभी उच्चतर शिक्षाओं के लिए भारत का उच्च शिक्षा आयोग यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये नाम से एक सर्वसमावेशी निकाय होगा। और उच्च शिक्षा आयोग में 4 स्वतंत्र कार्य क्षेत्र होंगे। व्यापक नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद, मानक स्थापित करने के लिए सामान्य शिक्षा परिषद और फंडिंग के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद और प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन परिषद होगा। और उच्च शिक्षा संस्थाओं को दंडित करने का उसे अधिकार होगा। इसके अलावा एनसीईआरटी के साथ परामर्श करके एनसीटीई द्वारा शिक्षकों के शिक्षण के लिए एक नई और समग्र राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, पढ़ाने में सक्षम और विश्वविद्यालय कॉलेज शिक्षकों को लघु और दीर्घावधि मेंटरिंग, पेशेवर समर्थन देने के इच्छुक व्यक्तियों सहित मेंटरिंग के लिए उत्कृष्ट वरिष्ठ सेवानिवृत्त फैकल्टी वाले एक बड़े निकाय वाले राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी। और साथ ही साथ इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों के मेधा को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के तहत दोस्तों अटल टिंकरिंग लैब एटीएल स्थापित करने की बात है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। इसमें ये व्यवस्था है कि सरकार, स्थानीय निकाय या निजी न्यास समिति द्वारा प्रतिबंधित स्कूलों 6वीं से 12वीं में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जा रही है। और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए सरकार यानी केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित स्कूलों में स्थापित की जा रही अटल टिंकरिंग लैब को न्यूनतम 25% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें 10 लाख रुपए की एक मुश्त स्थापना लागत और अधिकतम 10 लाख रुपए का परिचालन व्यय 5 वर्ष की अवधि के लिए शामिल है। देश भर में 5441 स्कूलों का चयन किया गया है और अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा उच्च शिक्षा में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। और मुक्त और दूरस्थ शिक्षा देश में दोहरे मोड विश्वविद्यालयों अथवा इग्नू, जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, समस्त स्टैंड एलोन विश्वविद्यालयों द्वारा और 14 राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के लिए जो है नियामक प्राधिकरण है। INDSAT, तो ये क्या है दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020 में भारत में अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत पहली बार भारतीय स्कॉलैस्टिक मूल्यांकन परीक्षा यानी IND-ST का आयोजन किया है। और IND-SAT भारत में अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत चुने हुए भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति और नामांकन के लिए अनुदान के लिए ली जाने वाली एक परीक्षा है। NTA यानी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रचलित ऑनलाइन मोड में आयोजित परीक्षा में नेपाल, इथोपिया, बांग्लादेश, भूटान, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, केन्या, जाम्बिया, इंडोनेशिया और मॉरिशस से लगभग 5000 उम्मीदवार शामिल हुए हैं। लास्ट में आइए जानते हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में। तो अप्रैल 2020 में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 अधिसूचित किया गया था। और ये अधिनियम राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ विश्वविद्यालय में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और नेट JRF परीक्षा के लिए शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति खंड के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और अध्ययन सामग्री। इसमें आपने UGC राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जाना, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।